Everybody and welcome back to SK1AKS, and we are back once again after such a long time since it's been so many days कि मेरे videos upload ही नहीं थे, but now we'll again upload the videos regularly. तो जो आज का मेरा topic है that is Ampere's law. We know it is one of the very fundamental, very simple you can see, but at useful law in physics in electromagnetism. तो आज हम लोग एम्पियर्स लॉ की ही डिस्कशन करने वाले हैं. As we know that we have been continuing optics and stuff, but there have been demands for Ampere's law, क्योंकि Ampere's law of course deserves a video on its own, क्योंकि ये इतना important एक theory, एक law कह सकते हैं more specifically in physics, it deserves definitely a video for its own. तो आज हम लोग Ampere's law की डिस्कशन कर लेते हैं. देखो आपने पढ़ा होगा गॉसेस लॉ में क्या होता है. गॉस लॉ में जब हम लोग पढ़ रहे थे, so we know कि अगर हम लोग evaluate करें over a closed surface, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेल्यूएट करते हैं, इसका जो हमारी सरफेस इंटीग्रल होती है इवेल्यूएट करते हैं, रिमेंबर इट इज अ क्लोज सरफेस इंटीग्रल. तो ये हम लोगों ने बोल दिया कि ये तो क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है. राइट, वी नो दिस मच कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है एंड उस पूरे सरफेस पे मैंने एक इंटीग्रल कैरी आउट कर लिया. किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का. और कौन सा इंटीग्रल है? सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज्ड वाला, मतलब पूरे सरफेस पे ही. तो ये किसके इक्वल होगा? उस पूरे सरफेस के अंदर कितना चार्ज आपके पास टोटल है डिवाइडेड बाय में एक फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ दिस नेचर, जिसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं. लेकिन नाउ द थिंग इज कि क्या होगा अगर मैं इसी चीज को, इसी इंटीग्रल को मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैरी आउट करूं. तब रिजल्ट आता है कि जो गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म होता है वो हमेशा जीरो आता है. कि अगर मैंने एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल किया, नॉट दैट ऑलवेज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही रहेगा, बट रिमेंबर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होता है. मतलब अगर मैंने क्या किया कि एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर लिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब ये हमेशा जीरो आएगा. लेकिन जैसे हम लोगों ने एक सिंपल लॉ दिया था फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इतना ही होगा, क्या हम लोग एक दूसरा लॉ एज सिंपल एज दिस दे सकते हैं फॉर इवेल्युएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करने में बहुत ही हेल्प करेगी. एंड द आंसर इज इट कैन बी डन. क्योंकि देखो इंटीग्रल्स तो हम लोग तीन फॉर्म्स के कर सकते हैं. जिन्हें तीन फॉर्म्स के इंटीग्रल्स होते, लाइन इंटीग्रल बोलते, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. ऑब्वियसली दूसरी क्वांटिटीज के तो रेस्पेक्ट में कर ही सकते, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ. तो क्या होगा अगर हम लोग एक लाइन इंटीग्रल करें? लाइन इंटीग्रल जस्ट एज हम लोग फोर्स का करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हमें वर्क मिलता है. you evaluate this integral and you get the work done, जिसे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ds का इंटीग्रल बोलते हैं. दिस इज नथिंग बट ए लाइन इंटीग्रल. क्यों? क्योंकि इसे एक कर्व्ड पाथ के अलोंग कर रहे हैं, बट दिस इज अ कर्व्ड पाथ बट नॉट अ सरफेस. इसे एक लाइन के अलोंग किया जाता है. दो पॉइंट्स जिन्हें S1 टू S2 बोलते हैं, आपको वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम S1 टू S2 मिल गया बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स. नेट फोर्स है तो टोटल वर्क है. तो यही काइंड का इंटीग्रल हम लोग कर सकते हैं मैग्नेटिज्म में, एंड इसी को एम्पियर्स लॉ बोलते हैं. व्हाट इट सेज इज कि अगर आपने क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल कैरी आउट कर लिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक कर्व है एंड ये क्लोज्ड कर्व है एंड उसके अलोंग आपने मैग्नेटिक फील्ड का बस इंटीग्रल कर लिया, तो क्या होगा? इसका जो रिजल्ट होगा ये कांस्टेंट वैल्यू होगी टाइम्स द करंट थ्रू दैट होगी. सिंस मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली करंट तो वहां पे होगी. करंट इज व्हाट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इस लॉ को एम्पियर्स लॉ कहते हैं. लेट्स लुक एट हाउ इट इज एग्जैक्टली डिराइव्ड. इसी लॉ को एम्पियर्स लॉ बोलते हैं. वेल द थिंग इज कि आपने माना कोई भी कर्व, ऑब्वियसली अगर आप एक कर्व्ड सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं रादर लाइन, तो कर्व तो चाहिए. आपने कोई भी कर्व मान लिया, जो कि हम लोग एक्चुअल में एज्यूम करेंगे. पहले मान लो कि यहाँ पे आपके पास करंट है विच इज इंटरिंग इनसाइड द बोर्ड. एक करंट है, एक करंट का वायर हो सकता है, हाँ वायर का दैट इज कैरिंग करंट इन इट, जिसकी मैग्नीट्यूड आई है. ये बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दिस कि ये बोर्ड के अंदर जा रहे हैं. इसके ऑल अराउंड ना आप क्या कर लो, एक सरफेस ले लो.
इसके ऑल अराउंड आप एक सरफेस ले लो। तो एंड हमें अब मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करने एट दिस सरफेस, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। एक बात नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं, अंदर जा रहे एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व दैट यू माइट से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी क्योंकि एक सर्कुलर पाथ ले रहे हैं। ये कर्व दूसरे भी किसी फॉर्म का हो सकता है, हम लोग अभी सर्कुलर मान रहे हैं। तो अगर मैं इसको कुछ समथिंग लाइक आर बोल देता हूँ एंड तब मुझे क्या कंप्यूट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक आर कैप होगा, तो हियर इज आई आर कैप। तो बेसिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट परपेंडिकुलर होगी टू बोथ आई एंड आर कैप। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरल इक्वेशन देखें तो वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट ओवर यू सी दिस इज 4 पाई द इंटीग्रल, दिस इज अंडर क्लोज सरफेस इंटीग्रल एग्जैक्टली, ये हो जाएगा आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप का ओवर आर स्क्वायर यू सी। तो वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप विल इज व्हाट विल एग्जैक्टली गिव द डायरेक्शन टू वेक्टर बी। मतलब अगर मैं वेक्टर डीएल करूं, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर डीएल तो इज इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट, मतलब ये एंड आर कैप इधर। तो अगर मैं इसका बेसिकली कैरी आउट करूं द राइट हैंड थंब रूल यूज करते, तब समथिंग लाइक दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे सिंपली यहाँ पे होगा, लाइक दिस। नाउ वी कैन फाइंड द फर्दर रेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है कि अगर मैंने मान लिया कि वो तो वेक्टर डीएल डिफरेंट था, यहाँ पे जिस वेक्टर डीएल की बात करें वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो वेक्टर डीएल है ये हमें क्या दे रहा है, दिस इज द लेंथ का सेगमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वाली जो वेक्टर डीएल हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अ लेंथ सेगमेंट दैट यू आर कैरिंग आउट अलोंग दिस कर्व। ये जो हमारा कर्व है इसके अलोंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोगों ने एक वेक्टर डीएल माना है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द टू। वो हमें करंट की डायरेक्शन दे रहे हैं जो कि यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एक ले लिया। रादर देन डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने इस कर्व के अलोंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट एक वेक्टर डीएल माना। मतलब इस कर्व को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो एंड ईच पार्ट को आप वेक्टर डीएल नेम करो एट ईच एंड एवरी। यहाँ पे तो वेक्टर बी वेक्टर डीएल सेम डायरेक्शन में वही माने हैं, तो ये जो होगा ये सिंपली तो बी डीएल हो जाएगा। फाइनली स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी क्योंकि प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट है एंड कॉस थीटा यहाँ पे 1 मान रहे, तो बी डीएल 0 हो गया। देन दिस इज सिंपली द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें रेस्ट क्या करना है, रेस्ट यही तो करना है कि आपने बी को बाहर ले लिया, क्योंकि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व आप यहाँ पे देख रहे हो कि बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है। डिफर कैसे करें, डायरेक्शन में करें कि यहाँ पे वेक्टर बी है, वेक्टर बी इस साइड में तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। रादर नेम कर देते हैं B1 B2 B3 B4। इन सब में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सबकी सेम है। तो मैंने बाहर ले लिया बस, एंड दिस इज सिंपली द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल। अब ये क्या होगा, हम लोगों ने डीएल क्या लिया, जस्ट अ सेगमेंट ऑफ दिस कर्व। अगर इसे पूरा इवैल्यूएट करूं मैं तो बेसिकली क्या मिलेगा मुझे, ये पूरा सर्कमफ्रेंस ही तो मिलेगा विच विल बी नथिंग बट 2 पाई आर। तो अब मुझे बस क्या करना है कि b की वैल्यू रखनी है विच इज नथिंग बट म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर यहाँ पे होगा। क्यों, इतना तो सबको पता है कि यहाँ पे करंट का अगर हमारे पास सेगमेंट है तो ये वाली इंटीग्रल बस कैरी आउट कर लेंगे एंड मिल जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, क्योंकि दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट ओवर 4 पाई इटसेल्फ। ये इंटीग्रल कैरी आउट करेंगे तो आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर, दिस इज सिंपली आई टाइम्स यहाँ पे डीएल ओवर आर स्क्वायर साइन फाई हो जाएगा, तो साइन फाई तो 1 ही लेंगे। देन यू कैरी आउट दिस इंटीग्रल, क्या मिला, merely this result। तो अगर मैं इसे बस यहाँ पे रखता हूँ, you are putting it mu naught I over 2 pi r only and then you are integrating it over the entire curve, what you are getting, simply the circumference of this curve that you have assumed। तो ये तो 2 pi r ही मिल गया, so you are getting times 2 pi r जो कि normally cancel हो जा रहे हैं, and जो end result हमें मिल रहा है what is that, that is mu naught I। अब यहाँ पे I would like to say
कि अगर एक करंट I1 इधर जाती एंड दूसरी करंट बाहर आती I2, तब क्या रिजल्ट मिलता? वी वुड बी गेटिंग समथिंग लाइक म्यू नॉट I1 माइनस I2। तो करंट तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली दैट इट इज कैंसल्ड, लेकिन जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में हो रहा है वो तो कैंसिल हो सकता है कि यहां से यहां तक let's say 40 electrons per second, 40 not a reasonable number of course but just a mere guess कि 40 electrons per second यहां से यहां जा रहे हैं, फिर 20 electrons per second यहां से यहां भी आ रहे हैं, तो जो टोटल नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो तो 20 electrons per second हो रहा है इस साइड में, इस डायरेक्शन में। वैसे हम लोग करंट की बात करें, नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तब हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, कि अगर यहाँ पे I1 अंदर जाता, I2 बाहर आता, तो वी कैन से सम नंबर I एंड वी वुड स्टिल गेट द सेम रिजल्ट। जहाँ पे I को लिख देते I1 माइनस I2। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस केस में ये जो इंटीग्रल क्या हुआ, रिड्यूस हो गया फाइनली टू दिस टर्म ओवर हियर। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपने कोई भी दूसरा काइंड का कर्व, एक इरेगुलर शेप्ड भी कर्व ले लिया है, लेकिन उसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा आपको म्यू नॉट I का ही मिलेगा इफ यू आर कैरिंग आउट दिस इंटीग्रल ओवर द कर्व। अब मैथमेटिकली तो करना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है, इसकी जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स होती है दैट इज लाइक बियॉन्ड द स्कोप प्रेजेंटली ऑफ व्हाट वी आर स्टडीइंग इन दिस। लेकिन what we can do is of course look at this something like in a physical sense कि आपने ये जो कैरियर यहाँ पे एक कर्व है आपके पास, इसके अंदर ये वाला कर्व है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोगों ने कैसे प्रूव किया कि दिस होल्ड्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कर्व्स, ऑल काइंड्स ऑफ सर्फेसेस रादर देन कर्व। इट इज मोर रीजनेबल टू से सर्फेसेस, क्योंकि यहाँ पे सर्फेस इंटीग्रल है, सर्फेस एरिया से हो रहा है। हम लोगों ने क्या लिया कि एक सिंपल कर्व यहाँ से ले लिया, दूसरा इरेगुलर कर्व यहाँ से। जितनी फील्ड लाइंस इस कर्व से निकलेंगी उतनी भी तो इस कर्व से ही निकलेंगी, जितनी इसमें इंटर करेंगे उतनी इसमें इंटर करेंगे। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहां पे बस सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल कर दी, लेकिन फिर भी सिनेरियो तो वही होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, बस वहां पे सरफेस एरिया का इंटीग्रल किया, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर दिया, तो यहाँ पे भी तो वही सेम होना चाहिए। इंडीड इट शुड बी द सेम, एंड दैट इज ऑफ कोर्स इन अ फिजिकल सेंस। मैथमेटिकल सेंस में देखो, मैथमेटिकली एग्जैक्टली ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो तो इट कैन स्टिल बी शोन कि वही वैल्यू आएगी। मतलब आपके पास कोई भी कर्व है, उसके लिए एक लाइन इंटीग्रल आप इवैल्यूएट कर रहे हो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से, so this is always mu naught times I। बहुत सारी करंट है, आपको बस देखना है कि करंट किस बेसिकली डायरेक्शन में जा रही है, आपको डायरेक्शन नोटिस करना है, एंड देन ओनली यू हैव टू चेक आउट व्हाट विल बी द नेट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब नेट करंट कौन सी डायरेक्शन में, दैट इज हाउ इट विल बी गोइंग। समथिंग लाइक दिस, लाइक जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कर्व्ड पाथ है, हियर यू सी अ काइंड ऑफ वायर, एंड यहाँ पे बेसिकली लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, यहाँ पे करंट जा रही, देन यू हैव अनदर वायर, यू सी अ डाउनवर्ड डायरेक्शन I2, उसके बाद एक एट अनदर वायर, एंड देन यू हैव एन अपवर्ड डायरेक्शन I3। यहाँ पे टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे हो, it might still be possible if I2 is very much greater than I1 and I3. In of course general case में if they can exactly be compared to each other, तो कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में I1 प्लस I3, तो माइनस I2 करेंगे, एंड देन यू हैव टू इवैल्यूएट दिस। ये टर्म तो हम लोग जानते हैं, यहीं पे पढ़ रखे, द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी rather than permittivity, it's permeability of free space या फिर permeability of vacuum. That is exactly Ampere's law. लेकिन it can be very useful when you have to calculate the magnetic field. Indeed, I would say more than this. More than this ये use हो सकता है, especially जब आपके particular situation में symmetry हो, आपके पास symmetry है, you can easily use this law that you have over here, and आप calculate कर लोगे what is the magnetic field passing through this given area या फिर magnetic field at this specific point, and indeed वो तो आप एक curve के लिए करोगे,
या फिर समथिंग लाइक दिस, इस शेप में भी हो सकता है, बट देन यू कैन जस्ट इजिली नो, बस आपको enclosed current चाहिए in that particular curve. And yes, that will be all for Ampere's law, which is again a very important and useful topic while studying electromagnetism. And that was all for today, and thanks to you always.